हेलो बच्चों, एमआर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में कुछ पढ़े थे, तो आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो पिछले क्लास में जो भी कुछ बताया गया था तो वो सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इसके हर एक टाइप को समझते हैं। ठीक है, समझना है सबको। तो पहला है इसका रो मैट्रिक्स। पहला है रो मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे, जो है सिर्फ समझना है इसको कि क्या होता है। या डिफिनीशन जो है बोल देते हैं कि देखिए, रो मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ कितना रो होनी चाहिए? ओनली वन रो। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। जो रो कितनी होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक रो। कॉलम कितना भी रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन रो जो है उसमें देखना है कि एक रो होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है 5। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि देखिए, रो भी एक ही है और इसका कॉलम भी एक है। तो रो मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं तो हमको कॉलम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ रो कितना है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो कितना है? 1। ऐसे एक और मैट्रिक्स है, जैसे मान के चलिए 2 3। इसमें भी देख रहे हैं कॉलम 2 है ना। कॉलम कितना है? 2। लेकिन रो अगर हम लोग देखें तो रो कितना है? एक ही है ना। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, 3 4 9। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि कॉलम 3 है और रो कितना है? 1 है। 1 2 3 कॉलम है, लेकिन रो इसका कितना है? 1 है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक होनी चाहिए, कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। बात समझ गया? इसी का दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। इसी का दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, इससे समझ में आ गया होगा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो ठीक उसका उल्टा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो की संख्या इसमें कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है कि कॉलम एक है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी हो सकता है। इसमें भी कॉलम क्या है? एक है। ये भी हो सकता है। इसमें देखिए, रो 2 है लेकिन कॉलम क्या है? एक ही है। ये हो सकता है। इसमें जो है रो देख रहे हैं हम लोग कि कितना है? 3 रो है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है? एक है। तो जब कॉलम मैट्रिक्स की बात करेगा तो हमको रो से मतलब नहीं कि रो कितना रो दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि एक कॉलम है कि नहीं। अगर एक कॉलम है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। बात समझ गया? चलिए, नेक्स्ट है इसका नल मैट्रिक्स, या उसी का एक और नाम है जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, या उसी का एक और नाम है जीरो मैट्रिक्स। नल, या फिर हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। एलिमेंट वगैरह जो भी होता है मैट्रिक्स का, हम लोग पिछले क्लास में, अरे यहाँ ध्यान देना, एलिमेंट वगैरह जो भी होता है तो ये तो हम लोग जो है समझ चुके थे। यहाँ ये देखना है कि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है। तो देखिए, वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, हर एक एलिमेंट जो है क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। रो और कॉलम से यहाँ हमको कोई जो है मतलब नहीं है कि कितने रो का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, या कॉलम कितना है, रो कितना है।
इससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये देख लेना है कि जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो है कि नहीं। अगर हर एक एलिमेंट जीरो है तो इसका मतलब है कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एक ये हो सकता है, एक ही एलिमेंट है वो क्या है, जीरो। एक ये हो सकता है, सॉरी, चार एलिमेंट है, चारों एलिमेंट क्या है, जीरो है। एक ऐसे हो सकता है, या मान के चलिए 6 दिया हुआ है। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 6 एलिमेंट है लेकिन टोटल 6 एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो, चाहे वो 2 रो या 2 कॉलम का हो, कितने भी रो या कितने भी कॉलम का हो सकता है, लेकिन उसका एलिमेंट अगर टोटल जीरो है तो उसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स, या उसी का एक दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। बात समझ गए। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मेन समझना है, इसलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी पे आगे जो भी टर्म पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बार बार चर्चा होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो, सेम हो। जितना रो होनी चाहिए उतना ही कॉलम होनी चाहिए। अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि वो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। जैसे एग्जांपल एक ये हो सकता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रो कितना है और कॉलम भी कितना है, तो 2 रो और 2 कॉलम है, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये हो सकता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रो कितना है, 3 रो है, और कॉलम अगर हम लोग देखें तो कितना है, 3। तो जितना रो उतना ही अगर कॉलम हो तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ रहे। इसकी बार बार चर्चा होगी इसलिए समझना है कि रो और कॉलम की संख्या। देखिए इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स का रो, और कोई एक मैट्रिक्स है और वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा और वो इस तरीके से लिखेगा कि m बराबर n है, m ग्रेटर देन n है, या n ग्रेटर देन m है, या इसी में लास्ट ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। तो बताइए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग अभी देखें कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है और इसी को हम लोग m/n कहते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है, यानी कि m और n क्या है, आपस में बराबर है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव जो है इस बार भी एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए बताइए कौन सा कंडीशन सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रो और कॉलम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना। एक देखते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। इसको समझना है, ये पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है ये। ठीक है, जब भी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जब भी इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू होगा। कौन सा मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट जब भी बोलेगा
तो समझ जाना कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए कि देखिए जब भी आप स्क्वायर बनाएंगे तो 2 डायगोनल बनता है, ये बनेगा ना, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे इसको विकर्ण बोलते हैं। तो 2 डायगोनल बनता है, लेकिन यहाँ ये है कि इन दोनों में से किसको लेना है। तो जब भी आपसे डायगोनल एलिमेंट की बात करेगा तो हमेशा याद रखना है आई जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जे के। अब जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लिखे A11 A12 A21 A22, तो डायगोनल यहाँ से भी बनेगा और डायगोनल यहाँ से भी बनेगा। हमको वो डायगोनल लेना है जो आई और जे बराबर हो, यानी कि हम लोग को ये देखना है कि रो और कॉलम दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे एक ये है, रो और कॉलम बराबर है, एक ये है, रो और कॉलम बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाएगा, डायगोनल बनाएगा। बात समझ रहे बात। अब देखिए इसी में मान के चलिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, सब जगह हमको यही देखना है कि आई और जे यानी कि रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अब देखिए रो और कॉलम कहाँ कहाँ बराबर है, 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये मिल करके आपस में क्या बना लेगा, डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट की जब भी आपको बात करेगा तो हमेशा यही जो है देखना है आपसे, ठीक है। आपसे हमेशा जो है इसी तरीके से देखेंगे, ये वाला नहीं ले लोगे, हमेशा ये देखना है कि आई बराबर जे वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, एक मान के चलो 3 2 1 6 9 8 4 2 9 ये दिया हुआ है। आपसे बोला कि डायगोनल एलिमेंट बताइए, डायगोनल एलिमेंट। तो सिंपल है, देखिए कौन कौन सा 3 9 9 ये तो कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा है। बाकी सब जो देख रहे हैं ये टर्म है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। बात समझ में आ रही है। ये वाला जो भी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब कहलाएगा नॉन डायगोनल, ये सब कहलाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें अगर पूछ देता कि बताइए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा है, तो 2 है, 1 है, 8 6 4 और 2, ये सारा का सारा जो है क्या कहलाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल 2 है, 1 8 6 4 और 2, ये सारा का सारा क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो दोनों बात समझ गए कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा। तो अगला जो है हम लोग को हेडिंग लगाना है डायगोनल मैट्रिक्स। अगला हम लोग को क्या देखना है, डायगोनल मैट्रिक्स। शायद 5वां था, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन जब भी बोलेगा तो सबसे पहले ये लिखेगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोला तो दिमाग में सबसे पहले ये आनी चाहिए कि इसका मतलब है कि रो और कॉलम क्या होगा, आपस में बराबर। जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेगा तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो है क्या आएगा, एक तो ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। पहला कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है
कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब दूसरा कंडीशन है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे कि एग्जांपल, बताइए कौन सा मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसलिए कि देखिए इसको हम लोग बोले थे कि ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है 2 और 6 और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। तो वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर भी है, देखिए 2 × 2 का है। दूसरा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। बस जैसे इसको भी देख सकते हैं, ये किस तरीके का मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ ये है क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट की अगर यहाँ बात करेगा तो 6 है, 2 है और कितना है, 6 है। अब बाकी जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या है, 0 है। तो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, देखिए 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग को देखना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए इसका भी कुछ कंडीशन है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन पहला क्या था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहला कंडीशन क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा कंडीशन था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 0। दोनों इस पर, वो दोनों जो है वो इस पर भी लागू होगा। ये भी कहेगा कि सबसे पहला कि ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये लगाएगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, 0। तीसरा एक और कंडीशन इसमें आता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। एक कंडीशन इसमें बढ़ गया है, बाकी तो सेम ही है। कि स्केलर मैट्रिक्स की जब भी आपसे बात करेगा तो सबसे पहला चीज दिमाग में ये रखना है कि वो स्क्वायर होगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि ये स्क्वायर होगा। दूसरा कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होगा, 0। तीसरा कंडीशन आ गया कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो हम लोग बोलेंगे स्क्वायर है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें तो देखिए अब बताइए कैसा मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि स्क्वायर है कि नहीं, 2/2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं, देख सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तीसरा है कि डायगोनल एलिमेंट सेम है कि नहीं, देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट 3 3 है। एक और एग्जांपल देखिए, अब बताइए किस तरीके का मैट्रिक्स। पहले तो ये देख लीजिए कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का है। दूसरा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसका भी देख लीजिए सब क्या है, 0 है। और जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई, ठीक है।
ध्यान दोगे तो समझ में आएगी, ध्यान इधर उधर भटकेगा, है ना। पढ़ने बैठना है तो मानसिक और शारीरिक रूप से जो है, नहीं तो मालूम पड़ा कि बैठे हुए हैं और दिमाग जो है किसी दूसरे शहर में, नहीं। इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से यहीं रहना है। और मानसिक रूप से तो जरूर, इसलिए कि शरीर से तो समझोगे नहीं। ठीक है, अगला अगर बात करें तो एक है यूनिट मैट्रिक्स, 7th था शायद, यूनिट मैट्रिक्स। इसी का एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या उसी को हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी कंडीशन ध्यान रखना, जैसे पिछले वाले में देखे थे हम लोग कि एक तो पहला कंडीशन था, इसका भी कुछ उसी तरीके का कंडीशन है ना। कि पहला कंडीशन तो ये है कि ये स्क्वायर होनी चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर। दूसरा कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट ये क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये इसका कंडीशन है ना। कुछ वैसा ही है जो पिछला हम लोग स्केलर देखे, स्केलर में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या था? सेम था। उसमें क्या था कि 6 है तो सब 6 होनी चाहिए, अगर मान के चलिए 2 है तो सब 2 होनी चाहिए। यहाँ कंडीशन है कि 1 के अलावा आप दूसरा कुछ ले ही नहीं सकते। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, दूसरा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना जरूरी है, और तीसरा है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 है और ये तीनों कंडीशन अगर किसी मैट्रिक्स पर लागू है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कैसा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें 1 0 0 1, अब बताइए स्क्वायर है 2/2, डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0, है ना। और देख सकते हैं, जैसे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट सबका कितना है? 1 है। तो ये सब जो है क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज है आगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप जब पढ़िएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम लोग घटा कैसे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हर जगह जो है इसका इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ध्यान में रखना है इस बात को, है ना, कि जो है किस तरीके से हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का हम लोग को यूज करना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला हेडिंग लगाइए, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अगला है कंपेरेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो लिख लेना है। कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है, एक तो पहला कंडीशन तो सेम है कि ये किस तरीके का, इसलिए बोले थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सब में इस्तेमाल है। पहला कंडीशन है कंपेरेबल के लिए कि दो मैट्रिक्स है ना, जैसे मान के चलिए लेट टू मैट्रिसेस A and B. Let two matrices A and B are comparable. हम लोगों मान लिया कि A और B दो क्या है?
मैट्रिक्स है और दोनों कैसा है, कंपेरेबल है। तो अगर दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए एंड बी जो है, ए एंड बी ये कैसा होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि स्क्वायर, देखिए ए और बी का स्क्वायर मैट्रिक्स जो है जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। पिछले में जो सब में कंडीशन क्या आ रहा था, पिछले सब में कंडीशन क्या आ रहा था कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे स्केलर में हम लोग देखे, यूनिट मैट्रिक्स में देखे कि सबका क्या ले रहे थे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते। कंपेरेबल में जो है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अब जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी है, और ये दोनों मैट्रिक्स अगर कंपेरेबल है तो जरूरी नहीं कि ये दोनों स्क्वायर हो। ध्यान ये रखना है इसमें कि फर्स्ट कंडीशन आपका ये होगा कि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ये जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने का यही मतलब होता है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बात अच्छे से समझ में आएगी, है ना। एग्जाम्पल से समझिए बात को। जैसे टू मैट्रिक्स है, एक ए है मान के चलिए 2 6 3 1, और एक बी मैट्रिक्स है 3 9 2 8। ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि ए एंड बी, देखिए इसका ऑर्डर तो सेम है, ये 2/2 का है और ये भी कितने का है, 2/2 का है। तो अभी एक कंडीशन पर है कि अगर ऑर्डर सेम हो तो ऑर्डर सेम होने पर इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि कंपेरेबल है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों क्या है, कंपेरेबल है। और कंपेरेबल का मतलब है कि हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि देखिए ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। इसको ध्यान में रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा, और कंपेरेबल अगर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। बराबर हो ये जरूरी नहीं है, कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स समझ गए कि वैसा दो मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जो इसका लास्ट है, इक्वल मैट्रिक्स। और इस पर तो क्वेश्चन देना ना दे ऐसा होता ही नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स पे तो क्वेश्चन देता ही है। इक्वल मैट्रिक्स, अब इसका कंडीशन समझना है। पहला कि कंपेरेबल होनी चाहिए, दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल। और कंपेरेबल का क्या मतलब होता है कि ऑर्डर क्या होनी चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए पहला कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स हो और दोनों क्या हो, कंपेरेबल हो, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। बात समझ गए। और अगर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल है और अगर उसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है।
कि इक्वल मैट्रिक्स की जब भी बात करेगा तो ध्यान में ये होनी चाहिए कि इसका मतलब है कि वो कंपेरेबल होगा। और कंपेरेबल का क्या मतलब है कि ऑर्डर सेम होगा। और जब भी ऑर्डर सेम हुआ, अगर वो इक्वल मैट्रिक्स है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 0। और इस पे जो है क्वेश्चन पूछना ही है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे। सब्जेक्टिव पे भी क्वेश्चन बना देता है, इस पे ऑब्जेक्टिव पे भी बना देता है। कुछ क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं, ठीक है, बातें जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मान के चलिए इसी टाइप से बना दिया, x6 2y इक्वल टू 8629। बोला फाइंड x एंड y। ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही होता है ना, ज़्यादा भारी थोड़ी होता है, इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव बना करके दे देगा। अब बोलेगा कि x y बताइए। अब बताइए कि अगर आपको पता है कि दो मैट्रिक्स है और दोनों क्या बराबर दे दिया ना, बीच में इक्वल का साइन दिया, मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स है तो अभी समझे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, बराबर। तो x के बारे में बोलेगा, बोला था कि x बताइए, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8। y के बारे में पूछ रहा था, y कितना हो जाएगा, हो गया आंसर। बताइए, इसमें कुछ करना है। इसी में मान के चलिए एक और क्वेश्चन बना दिया, x प्लस वाई 4 है, मान के चलिए 9 है और 8 है। फोर्टीन एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन दिया आपसे। अब इसमें भी सेम बात बोला है कि x और y फाइंड कीजिए। अब देखिए, हमको क्लियर दिख रहा है ना कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। और अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो 14 के बराबर है, और x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और दोनों को अगर प्लस करें तो y से y कट गया तो 2x इज इक्वल टू 18, तो x हो गया 9। और यही x को यहाँ उठा के रख दीजिए तो y बराबर मिल जाएगा आपको 5। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से जो है, जब भी इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछना रहेगा ना, तो वो इसी तरीके से दे।